everyone, welcome to TDP Pharma. This is आस्था पांडे, your teacher for the day. आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिसिनल का पहला चैप्टर जो कि है एंटीबायोटिक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यूनिट 1 मेडिसिनल केमिस्ट्री का देखने वाले हम लोग एंटीबायोटिक्स. ठीक है, तो पहली बात, एंटीबायोटिक्स होते क्या है पहले ये देखते हैं. ठीक है, तो क्या होते हैं एंटीबायोटिक्स? दो वर्ड से मिलके बना है. एंटी मीन्स किसी चीज के अगेंस्ट और बायोटिक मीन्स कुछ लिविंग, मतलब समथिंग दैट इज वर्किंग अगेंस्ट लिविंग. ओके, और हमारे केस में लिविंग क्या है? वो है बैक्टीरिया. तो एंटीबायोटिक्स इज व्हाट? एंड वन मोर थिंग, हिस्टोरिकली एंटीबायोटिक वाज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब क्या, वो बन भी रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और काम भी किसके अगेंस्ट कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही अगेंस्ट में कर रहा है. दिस इज derived from the microorganism and working against the microorganism. It can either kill या फिर inhibit the growth of other bacteria. या तो वो बैक्टीरिया को kill करेगा या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देगा. पता होगा बैक्टीरिया डिवाइड करता है, 1 से 2 बना, 2 से 4 बने, 1 से 2 बना, फिर इन 2 से नेक्स्ट 2, फिर 2, ऐसे करके बैक्टीरिया डिवाइड करता है. तो या तो एक ऐसा होगा जो किल करेगा, जैसे कि पेनिसिलिन क्या करता है? किल करता है. या फिर हमारे पास ऐसा एंटीबायोटिक होगा जो इसकी ग्रोथ को रोक देगा, मतलब इसके डिवीजन को स्टॉप कर देगा. सो दो तरीके से एंटीबायोटिक्स काम करते हैं. फिर नेक्स्ट क्या है? There is a difference in antibiotic and antibacterial. अब ये क्या होता है? दोनों ही सेम है. आप कहो एंटीबैक्टीरिया, आप बता रही हैं एंटीबायोटिक भी बैक्टीरिया को मारेगा तो एंटीबैक्टीरियल भी बैक्टीरिया को मारेगा. जो एंटीबायोटिक होता है वो सिर्फ मेडिसिन पर्पस के लिए यूज होता है, जस्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पस. वेयर एंटीबैक्टीरियल, अब आपने सुना होगा एंटीबैक्टीरियल सोप, एंटीबैक्टीरियल डिटर्जेंट्स, तो वो सारे जितने आते हैं वो सब किस में आ जाते हैं? तुम्हारे एंटीबैक्टीरियल्स में आ जाते हैं. ठीक है, तो उसमें नॉन मेडिसिनल चीजें भी इंक्लूडेड है. किसमें इंक्लूडेड है? एंटीबैक्टीरियल में. और एंटीबायोटिक में सिर्फ क्या आ रहा है? सिर्फ मेडिसिन आ रहा है. एक टर्म होता है एंटीमाइक्रोबियल. अब उसमें तुम्हारे क्या आ जाएंगे? अगर हम बात करें एंटीमाइक्रोबियल की, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, समझ जाना. ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है एंटी माइक्रोबियल. तो उसमें तुम्हारा एंटीवायरल भी आ रहा है, एंटी प्रोटोजोल भी आएगा, ठीक है, और एंथेलमिंटिक भी आएगा. उसमें तुम्हारा एंटीबायोटिक भी आएगा. मतलब उसमें ये एक मान लो, समझ लो ये बिगर क्लास है जिसमें ये सारी चीजें आएंगी. ओके, और एंटीबायोटिक्स केवल किस पे फोकस करेगा? बैक्टीरिया पे फोकस करेगा. ये एक ओवरव्यू ले लो कि ये होता है एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक टर्म कौन दिया था? एंटीबायोटिक टर्म दिया था, चलो एक ये एक्स्ट्रा चीज बता देते हैं. तो एंटीबायोटिक की बात कर रहे थे हम. मेरी राइटिंग के साथ थोड़ा सा वो कर लेना, विद टाइम इट विल इम्प्रूव. मुझे लगता है मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है. ठीक है, तो एंटीबायोटिक टर्म वाज गिवन बाय वॉक्समैन. किसने दिया था? वॉक्समैन ने दिया था. और एक टर्म था एंटाबायोसिस. ठीक है, ये दिया था स्टूडेंट ऑफ लुइस पैशन ने. लुइस पैशन ने दिया था. ठीक है, ये दिया था
लुइस पैस्चर के एक स्टूडेंट ने दिया था, एंटीबायोसिस टर्म जिससे डिराइव होता है एंटीबायोटिक। ओके, और फर्स्ट एंटीबायोटिक आपको पता ही होगी कौन सी थी। फर्स्ट एंटीबायोटिक एक ओवरव्यू है ये, मतलब आप समझ लो कि बेसिक चीजें जो हमें पता होनी चाहिए शुरू करने से पहले। फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज विच वन, कौन सी थी बताओ। पेनिसिलिन, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसका नाम मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ उनका, बिकॉज वो आगे आएगा अभी, ठीक है। अब एक स्लाइड राइट, हाँ अब देखेंगे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन। हमने देख लिया कि एंटीबायोटिक्स होता क्या है, जो किसके अगेंस्ट काम कर रहा है, लिविंग के अगेंस्ट काम कर रहा है। कौन से लिविंग के अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर रहा है, या तो उसको किल कर रहा है या तो उसको इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ को, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे, सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। किस तरीके से वो बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या। अच्छा ये चीज ध्यान से पढ़ना, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्योंकि वही तुम्हारी फोलॉजी में यूज हो जाएगा। तो जिस तरीके से वो बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है, जिस भी मेथड से, या तो वो उसकी सेल वॉल सिंथेसिस को रोक दे रहा है, या तो उसकी प्रोटीन सिंथेसिस को रोक दे रहा है, ठीक है। और एक आता है कि सेल मेम्ब्रेन को रोक दे रहा है, ठीक है। वो सब थोड़ा हायर लेवल पे समझ लो कि सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस को रोक दे रहा है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं, बहुत सारे तरीके से तुम्हारा बैक्टीरिया जो है वो किल हो रहा है, ठीक है। इतने तरीकों से किल हो रहा है। अब सेल वॉल सिंथेसिस को रोक दे रहा है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल तुम पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, ओके। फिर हमारे पास आता है रेंज ऑफ एक्शन के बेसिस पे, मतलब कि कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया को वो किल कर रहा है। जैसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया को किल करेगा, ज्यादा से ज्यादा उसका रेंज ऑफ एक्शन होगा। अगर कम कर रहा है तो वो होगा नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम का एग्जांपल क्या हो गया, पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन, ओके, ठीक है। इनका रेंज ऑफ एक्शन कैसा है, शॉर्ट है, ठीक है। या तो इनहिबिट कर रहा है या तो किल कर रहा है, इधर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। फिर हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वो भी इधर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। एग्जाम्पल याद रखना है, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल। एक चीज बताऊं, देखो टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल एक साथ ही आ रहा है। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल याद कर लिया, एक साथ याद कर लिया, तो दोनों साथ में किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करने वाले में, और रेंज ऑफ एक्शन में याद कर लिया ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, नैरो में पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन, उधर पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन, इजी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। फिर आता है टाइप ऑफ एक्शन पे, साइडल या स्टैटिक। अभी बोला कि या तो किल करेगा साइडल या फिर इनहिबिट करेगा स्टैटिक। अगर स्टैटिक है तो रोक रहा है। अभी यहाँ पे फिर देखो टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल साथ में आ गया, वही चीज है जिसमें तुम याद कर लो कि स्टैटिक में टेट्रासाइक्लिन और क्लोरामफेनिकोल साथ में आ गया, और साइडल में क्या आ गया अपना पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन। और लास्ट है ओरिजिन के बेसिस पे कि कहां से वो ओरिजिनेट हो रहा है, उसका सोर्स क्या है, नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है, सिंथेटिक है। तो नेचुरल एंटीबायोटिक्स कौन से होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन एग्जांपल हो गया। सेमी सिंथेटिक में पेनिसिलिन वी, मतलब इसमें कुछ पार्ट नेचुरल है और कुछ सिंथेटिक है। और लास्ट क्या है, सिंथेटिक, जो कि पूरी तरीके से मैन मेड है, जिसका मेजर एग्जांपल कौन सा, क्लोरामफेनिकोल दिया होगा। क्लोरामफेनिकोल ये पूरी तरीके से किस में बन रहा है, लैब में बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अब आप जान गए कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। अब हम देखेंगे कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होता है। बीटा लैक्टम में ही आपका पूरा सिलेबस आएगा। देखो एक चीज आ जाती है कि तुम डिवाइड कर लो स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो तुम्हारे आ जाएंगे बीटा लैक्टम। तुम अपने सिलेबस को उठाओ, तुम्हें केमिकल स्ट्रक्चर के ना बेसिस पे सिलेबस में तुमको दिया होगा। सिलेबस में सबसे पहले क्या है, बीटा लैक्टम है, उसके बाद क्या है, क्या है उसके बाद
बीटा लैक्टम में क्या है, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन वगैरह है, उसके बाद अमाइनो ग्लाइकोसाइड है, उसके बाद टेट्रासाइक्लिन है। तो तुम्हारे वो समझ लो कि केमिकल स्ट्रक्चर के ही बेसिस पे है। फिर नीचे आ जाओगे तो तुम्हारे पास मैक्रोलाइड होगा, उसके बाद क्लोरमफेनिकोल वगैरह होगा। तो वो क्या हो गया, तुम्हारे केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है क्लासिफिकेशन। तो उसके लिए डरना मत कि अरे वो क्लासिफिकेशन तो बताएंगे, वो तुम्हारे सिलेबस में दिया हुआ है। वो तुम चाहो तो एक एक्स्ट्रा बना के लिख सकते हो बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, और वो पांचों का नाम लिख दो, मिसलेनियस में क्लोरमफेनिकोल डाल देना, ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले देखते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अब हम देख रहे हैं कि बीटा लैक्टम में क्या क्या आता है। बीटा लैक्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, ठीक है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एक बहुत बड़ी कैटेगरी है, ब्रॉड कैटेगरी है, ठीक है। इनमें क्या होता है, बीटा लैक्टम न्यूक्लियस होता है। एक चीज अब ये आती है कि बीटा लैक्टम क्या होता है, उसमें बीटा लैक्टम रिंग होती है। बीटा लैक्टम होता क्या है बीटा लैक्टम, ठीक है। देखो ऐसी एक रिंग होती है, इसको बोलते हैं लैक्टोन रिंग। ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं लैक्टोन रिंग, ठीक है, लैक्टोन। अब इससे बनता है तुम्हारा लैक्टम। लैक्टम में क्या करोगे ना, सिंपली यहाँ O की जगह नाइट्रोजन रिप्लेस कर दो और सब कुछ सेम रहेगा। ये तुम्हारी बन गई लैक्टम रिंग। अब बोल रहा है बीटा लैक्टम, ये है तुम्हारा अल्फा कार्बन, ये है तुम्हारा बीटा कार्बन, यहाँ पे कुछ जोड़ दिया तो क्या हो गया, बीटा लैक्टम रिंग तुम्हारी हो गई। यही तुम्हें हर जगह पढ़ना है, यही तुम्हारा बेसिक रिंग है, ठीक है। अब इसमें से तुम यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूशन करोगे तुम्हारी चीजें बनती जाएंगी और अलग अलग कंपाउंड तुम्हारा मिलता जाएगा। एक बेसिक समझ लो कि लैक्टोन रिंग, अरे लैक्टम रिंग होती क्या है, ठीक है। तो बनती किससे, लैक्टोन रिंग से बनती है। लैक्टोन में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को रिप्लेस किया नाइट्रोजन से, तुम्हारी बन गई लैक्टम रिंग, ओके। और बीटा प्लेस पे कोई सब्स्टिट्यूशन कर दिया, कोई रिंग लगा दी, तुम्हारी हो गई बीटा लैक्टम। पेनिसिलिन में कौन सी रिंग होती है, थायाजोलिडीन रिंग, ठीक है। अभी सब हम पढ़ेंगे, अभी डरना मत। तो क्या उसमें बीटा लैक्टम न्यूक्लियस होता है उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, और इस एंटीबायोटिक के मेंबर्स जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव 3 कार्बन और 1 नाइट्रोजन की रिंग होती है। 3 कार्बन 1 2 3 और 1 नाइट्रोजन की रिंग होती है। अब थोड़ा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, समझ रहे हो। अब मैं बता देती कि 3 कार्बन 1 नाइट्रोजन, सोचते रहते कि कैसे 3 कार्बन 1 स्क्वायर दिमाग में रखो, उसमें 1 नाइट्रोजन लगा दो, 3 कार्बन स्क्वायर में 1 नाइट्रोजन, यहाँ एक डबल बॉन्ड O। अब समझ में आया। अभी लैक्टम रिंग याद करो, मैं पूरा तुम लोग को पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर याद करा दूंगी, ठीक है, ट्रस्ट में। अभी बस लैक्टम रिंग याद करो, एक स्क्वायर, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड O, याद हो गया। आगे चलते हैं। अब देखो, these are the most widely used among all antibiotics at the inhibiting cell wall synthesis। अभी पढ़ा था क्लासिफिकेशन में कि कैसे कैसे क्लासिफाई होते थे। तो कुछ सेल वॉल को इनहिबिट कर रहे थे, कुछ प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे थे। तो ये किसको इनहिबिट करेगा, सेल वॉल को इनहिबिट करेगा। अभी वो कैसे करेगा मैं वो एकदम अच्छे से बताऊंगी, ठीक है, बहुत अच्छे से बताऊंगी। वो समझ लोगे तुम्हारा कोलोजी में एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कैसे करता है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जनरली गिवन विद बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। अब इसका क्या कॉन्सेप्ट है, तो क्या होता है कि जब भी बैक्टीरिया को हम कोई भी एंटीबायोटिक देते हैं, या जब भी किसी ह्यूमन बैक्टीरिया को, क्या मतलब बैक्टीरिया तक वो पहुंचता है, तो जनरली बैक्टीरिया का एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है कि उसके पास एक एंजाइम होता है बीटा लैक्टमेज। तो अब तुम सोचो कि तुमने बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दी, उसने बीटा लैक्टमेज एंजाइम दिया, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उसका जो तुम्हारा एक्शन था वो आया नहीं, एंटीबायोटिक तुम्हारी हो गई फेल, तो काम ही नहीं किया। लेकिन तो क्या निकाला हमारे साइंटिस्ट ने, एक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, कि हम क्या देंगे, हम इसी एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। तो वो तुम समझ लो कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक उस इनहिबिटर के साथ दे रहे हो, उस इनहिबिटर का कोई और रोल नहीं है। वो जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है तुम्हारा, कहाँ है, ये रहा, जो तुम्हारा बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, तुम सोचो कि ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है और ये तुम्हारा
बीटा लैक्टमेज एंजाइम है, ठीक है, ये इनहिबिटर है, समझ जाना, ये इनहिबिटर है, ये एंजाइम है, ठीक है। अब ये आया, ये से जुड़ गया, ठीक है, ये इससे जुड़ गया, इसको ब्लॉक कर दिया। अब ये एंजाइम जाके तुम्हारी जो एंटीबायोटिक है जो आई है काम करने, उसको नहीं रोकेगा, वो अपना काम करने देगा, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो चुका है, ब्लॉक हो चुका है। अब समझ में आया कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली सिंपल सा चीज है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर का कोई और रोल नहीं है, बस बीटा लैक्टमेज एंजाइम को ब्लॉक करने का रोल है, सो दैट वो हमारे जो एंटीबायोटिक है उसको कुछ भी हार्म ना करे और उसको अपना काम करने दे। अब समझ में आया, अभी शुरू का है, थोड़ा थोड़ा समझो। बीटा लैक्टम याद हुई, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर समझा कि क्यों हम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर के साथ दे रहे हैं, क्यों उसका रोल है, ये समझा कि ये दोनों क्यों काम कर रहे हैं। अब देखते हैं बता दिए, हाँ ठीक है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का एक क्लासिफिकेशन देख लो, तो तुम्हारे सिलेबस में होगा ही। सबसे पहले तुम्हें पेनिसिलिन पढ़ना है, पेनिसिलिन में पेनिसिलिन जी और वी बहुत इंपॉर्टेंट है, अमॉक्सिसिलिन भी देख लेंगे। और सेफेलोस्पोरिन पढ़ना है, उसमें फर्स्ट जनरेशन ऐसे डिवाइड होता है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। एक चीज बोलो, तुम्हें इसका नाम लर्न करना लाइक जरूरी है, पूछता है तो तुम सब में से सबका ये दो नाम तो तुम्हें लर्न होना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन सेफालेक्सिन, सेफाड्रोक्सिल। अब देखो सेफा सेम है, एक में लेक्सिन एक में ड्रॉक्सिल, लेक्सिन ड्रॉक्सिल, फर्स्ट जनरेशन। आई एम ट्राइंग कि तुम्हें साथ साथ याद हो जाए, थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे और मेरे बताने के बाद एक बार उस चीज को रिकॉल कर लोगे ना तो याद हो जाएगा। मैं भी ऐसे याद करती हूँ, लेक्सिन हो गया, डॉक्सिल हो गया, फर्स्ट जनरेशन खत्म। सेकेंड जनरेशन सेफ्यूरोक्साइन और सेफाजोलिन, फ्यूरोक्साइन और जोलिन, सेफाजोलिन और सेफ्यूरोक्साइन, सेम फ्यूरोक्साइन और फाजोलिन। एफ वाली चीजें आ रही हैं, इसमें भी एफ वाली आ रही हैं, इसमें फैक्लोर और फोपेराजोन है, ठीक है, इसमें फैक्लोर और फोपेराजोन। फैक्लोर फोपेराजोन तुम्हारा आ जाएगा थर्ड जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में बायापेनेम और डोरीपेनेम, पेनम वगैरह अभी मैं तुम्हें बताती हूँ, ठीक है, पेनम वगैरह बताती हूँ। अभी नाम याद कर लो सारे कि सेफेलोस्पोरिन में फर्स्ट जनरेशन लेक्सिन, ड्रॉक्सिल, फ्यूरोक्साइन, फाजोलिन, फैक्लोर, फोपेराजोन। लिख के सही कहीं अभी तुरंत पॉज करो, लिख के साइड में चिपका लो, नाम याद हो जाएंगे। और बायापेनेम, डोरीपेनेम, ये हो गया तुम्हारे सेफेलोस्पोरिन। उसके अलावा एक आ गया तुम्हारा मोनोबैक्टम, एक आ गया कार्बापेनेम। मोनोबैक्टम में एस्ट्रियोनाम इंपॉर्टेंट है, एक मैं कहूंगी याद कर लो, एस्ट्रियोनाम याद कर लो। किसमें, मोनोबैक्टम में और कार्बापेनेम में। बायापेनेम, डोरीपेनेम, देखो सेम है, देख रहे हो, बायापेनेम, डोरीपेनेम और इनपेनेम, ठीक है। अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, उसके पहले मैं थोड़ा तुम लोग को एक चीज बताना चाहती हूँ। तुम देख रहे हो पेनेम सेफेम आ रहा है बार बार, तो तुम्हें एक चीज, इतना ये तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम में पेनम सेफन नहीं पूछेगा, बट बिकॉज दिस इज अ वेरी न्यू टॉपिक फॉर यू ऑल, तो तुम्हें जानना बनता है कि तुम्हारे दिमाग में पिक्चर क्लियर है, समझ रहे हो। तो जब 5 मेंबर की रिंग लगती है तुम्हारे वो बीटा लैक्टम रिंग के साथ 5 मेंबर की रिंग लगती है, सैचुरेटेड, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो वो हो जाएगी तुम, अरे यार, और यहाँ पे सल्फर, इरेजर कैसे यार, हाँ यार देखो यहाँ सल्फर लग गया, ये हो गया तुम्हारा पेनम एम, ठीक है। पेनेम क्या हो जाएगा, यही 5 मेंबर की रिंग होगी और यहाँ पे एक कहीं डबल बॉन्ड होगा। तुम लोग यार इरेजर वाला थोड़ा चीज देख लेना, यहाँ अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो PENEM हो जाएगा, और एक तुम्हारा आ जाएगा सेफेम, अगर 6 मेंबर की रिंग हो जाएगी तो सेफेम हो जाएगा, डबल बॉन्ड होगा उसमें, इसको सेफेम बोलते हैं। अब समझ में आया। और जैसे अगर इसके जगह सल्फर की जगह कार्बन हो जाएगा
तो कार्बापेनम, अगर वो ऑक्सीजन हो जाएगा तो ऑक्सापेनम। इस हिसाब से आप समझ में आया, कार्बापेनम मतलब 5 मेंबर की होगी और एक डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा। इस हिसाब से कार्बापेनम, समझे? ये होता है पेनम सेफम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तुम्हें पूछेगा नहीं पर एक बेसिक ओवरव्यू रख लो। पेनम सेफम 2 चीज है, पेनम 5 मेंबर, सेफम 6 मेंबर। पेनम में क्या एम है तो सैचुरेटेड, अगर एक डबल बॉन्ड लग गया तो ईएम हो जाएगा अनसैचुरेटेड, और सेफम में डबल बॉन्ड ईएम ही होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट चलते हैं, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। अब देखो, मैंने तुम्हें लैक्टोन रिंग, लैक्टम रिंग बताई, बीटा पे बताया कुछ जुड़ेगा, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है, पहले तुमने यहाँ एन लगाया जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे ओ लगाया, ये सेम लैक्टम रिंग। फिर मैंने बोला बीटा पे कुछ जुड़ेगा, बीटा पे आप जोड़ने जा रहे हो, कोई रिंग जुड़ेगी। मैंने तुम्हें बताया पेनम और सेफम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने बताया पेनम में क्या था, यहाँ सल्फर था, यहाँ तुमने सल्फर लगाया, 5 मेंबर की रिंग तुमने लगाई। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ 5 मेंबर की रिंग लगाई, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड पेनम हो गया। ठीक है, अब इतना तुमने बना लिया। ठीक है, अब तुम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे लगता है तुम्हारा एक NH2 लगता है, उस NH2 में एक, अरे यार देखो थोड़ा मेरे साथ बियर करना, मैं थोड़ा ये चीज लर्न कर रही हूँ, आई एम नॉट गुड विद दिस। ओके, यहाँ O बनाया था ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे NH2 रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब तुम्हारा एक H रहेगा एक तरफ क्या रहेगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, एक H हटा के हम ये लगा रहे हैं, यहाँ R ऐसा सा है, सेम है, यहाँ H रहेगा ना, NNE H रहेगा। ठीक है, यहाँ है सेम NH C डबल बॉन्ड O, यहाँ R सेम, यही लैक्टम रिंग बन रही है, ये लैक्टम रिंग। बीटा पे 5 मेंबर की रिंग, थायाजोलिडीन रिंग इसको बोलते हैं, यहाँ पे 2 CH3 का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये तुम्हारा है पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर, यही पेनिसिलिन है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग चीजें लगती जाएंगी और आपको तुम्हारा अलग अलग चीज बनता जाएगा। ठीक है, ये समझ में आए, बेसिक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का स्ट्रक्चर है ये तुम्हारा। ये है थाया, इसको बोलते हैं थायाजोलिडीन रिंग, और ये है तुम्हारा बीटा लैक्टम रिंग। ओके, ये दोनों रिंग टुगेदर फॉर्म 6 अमीनो पेनिसिलैनिक एसिड बोलते हैं। इसका नाम है, क्या नाम है, 6 अमीनो पेनिसिलैनिक एसिड। अब पूछो 6 अमीनो क्यों, यहाँ पे बोला है NH2 रहता है। अब यहाँ की नंबरिंग एक बार देख लो। ठीक है, मैं लिखने जा रही हूँ, मुझसे ये नहीं होता है। ठीक है, अब नंबरिंग देखना, यहां से करें 1 2 3 4 5 6 7 8। इज इट ओके? 6 पे अमीनो, 6 अमीनो पेनिसिलैनिक एसिड। अब समझ में आया? ऑल पेनिसिलिन्स बाहर चली गई। ऑल पेनिसिलिन्स आर कंपोज्ड ऑफ दिस विद डिफरेंट साइड चेन। बताया कि यहाँ पे अलग अलग साइड चेन लगता जाएगा और अलग अलग तुम्हारा पेनिसिलिन या फिर अलग अलग तुम्हारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स बनते जाएंगे। ठीक है, ये साइड चेन बदलती जाएगी। अब इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। मैंने बताया ही, कौन डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कैसे डिस्कवरी हुई थी? 1 साल पहले रिपोर्ट हुआ था, ऑफिशियली डिस्कवर हुआ था 1929 में, 1928 में रिपोर्ट हुआ था। ठीक है, और क्लिनिकली यूज कब से हुआ? 1941 में। अब ये डिस्कवर हुआ था तुम्हारा पेनिसिलियम नोटाटम से। ठीक है, एक और चीज यहां लिख लेना, क्राइसोजेनम वाले, अरे यार, क्राइसोजेनम वाला हम यूज करते हैं अब। ठीक है, यहां से पेनिसिलियम नोटाटम से अब हम निकाल के यूज करते हैं। और डिस्कवर जब हुआ था तो नोटाटम से डिस्कवर हुआ था। ठीक है, कैसे डिस्कवर हुआ था? बहुत ही, उन्होंने देखा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, स्टेफाइलोकोकस था। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस वहां बैक्टीरिया था, वहां पर पेनिसिलियम था, पेनिसिलिन था, और उन्होंने देखा कि जिस जिस जगह पेनिसिलिन था ना तुम्हारा,
जिस जिस जगह पेनिसिलियम नोटाटम था तुम्हारा, उस जगह स्टेफाइलोकोकस किल हो गया था, वहां पे स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी साफ हो गई थी। तो उन्होंने कहा कि ओह तब ये इसको किल कर रहा है, किसको, स्टेफाइलोकोकस को। तब फिर धीरे धीरे और रिसर्च हुई, पता चला पेनिसिलिन डिस्कवर हुआ। किसने डिस्कवर किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929। ऑफिशियल डेट क्या है? 1929। 28 मत याद रखना, 1929। 28 में पता लगा, लेकिन 29 में डिस्कवर हुआ बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थ्रू पेनिसिलियम नोटाटम। ओके, ये चीजें याद रखो। उसके बाद नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। अब एक चीज देखा, यहाँ मैंने सल्फर से फर्स्ट सल्फर को दिया था, मतलब मैंने केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम यूज किया। दो तरीके से करते हैं, या तो तुम सल्फर को पहला दे दो या तो नाइट्रोजन को पहला दे दो, समझ रहे हो। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन को पहला दे दिया, 1 2 3 4 5, ये सेम आता, जो मेरा 6 आया 6 सेम आता, वो उससे मतलब नहीं है, पर यहाँ की नंबरिंग तुम्हारी चेंज हो जाएगी। सल्फर से करोगे तो 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन से 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगा, नाम दोनों के चेंज हो जाएंगे। फोर्थ आया 1 इज अ बाइसाइक्लोहेप्टेन, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 असाइल अमीनो 2 2 डाइमिथाइल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, अब यहाँ पे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आएगा, समझ रहे हो। फोर्थ आया 1 इज अ बाइसाइक्लोहेप्टेन। ओके, तो दोनों के नाम जो है तुम्हारे चेंज हो जाएंगे। ओके, और बाकी यूज तुम कौन सा करोगे? नॉर्मल केमिकल एब्स्ट्रैक्ट यूज करना। देखना मैंने यहाँ पे 1 से यहाँ से शुरू किया, याद रखो सल्फर से 1 2 3 4, नॉर्मली केमिकल एब्स्ट्रैक्ट वाला याद रखो, सल्फर से नंबरिंग शुरू करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये इसको यूएसपी बोलते हैं और इसको केमिकल एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। यूएसपी के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन 1 और केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सल्फर 1। ओके, और ये तुम्हारी हिस्ट्री हो गई। हिस्ट्री में बस कुछ नहीं है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था 1929 में थ्रू पेनिसिलियम नोटाटम, और उन्होंने देखा था कि स्टेफाइलोकोकस की कॉलोनी को वहां से गायब कर रहा था। ठीक है, ये है तुम्हारा हिस्ट्री, कुछ हिस्ट्री में है नहीं। रिंग तुम्हें लगभग याद हो गई होगी, 1-2 बार और के बाद अच्छे से याद हो जाएगी। एक स्क्वायर, यहाँ डबल बॉन्ड O, और क्या यहाँ पे एक 5 मेंबर की रिंग जिसमें यहाँ पे सल्फर, यहाँ नाइट्रोजन पहले से है, इन दोनों को जोड़ दो। इधर क्या होगा? इधर अमाइनो लगाना है NH, इधर C डबल बॉन्ड O और एक R, ठीक है, और यहाँ पे एक COH। ओके, और यहाँ 2 CH थे। ठीक है, इस तरीके से याद करो, ये हर जगह आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लेते हैं। तो पेनिसिलिन मॉलिक्यूल में 3 कायरल कार्बन होते हैं, 3 5 6। अब दिखाती हूँ, ये देखो 3 5 6 कायरल कार्बन, जिसके चारों पे डिफरेंट एटम्स जुड़े हों, पता है ना। तो कायरल सेंटर वही होता है। 3 पे देखो, इधर 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 देख लो, और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, देख लो, चारों पे डिफरेंट चीजें जुड़ी हुई है। तो 3 5 6 क्या है तुम्हारा? कायरल सेंटर है। ओके, उसके बाद क्या आता है स्टीरियोकेमिस्ट्री में? एक हो गया कि 3 5 6 तुम्हारा कायरल सेंटर है। उसके बाद क्या है कि सारे नेचुरल और सिंथेटिक पेनिसिलिन के सेम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, सेम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है। अब एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? पढ़ा होगा RNS, रेक्टस एंड सिनिस्टर। वही चीज है कि अगर एक रेक्टस होगा तो दूसरा भी रेक्टस होगा, तो मतलब इन तीनों के एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब देखो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मतलब उन तीनों के 3D स्पेशियल अरेंजमेंट सेम होंगे। अरेंजमेंट यार राइटिंग का यार देख लेना थोड़ा, सेम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होंगे, मतलब सेम 3D स्पेशियल अरेंजमेंट्स होंगे। समझ में आया? कोई डाउट? 3D स्पेशियल अरेंजमेंट सेम होंगे, मतलब वो जैसे 3D उसका स्ट्रक्चर होगा ना, तीनों सेम होगा, मतलब जैसा होगा वो तीनों कार्बन का सेम, तीनों कायरल सेंटर का चारों तरफ जो जिधर जुड़े वो 3D में सेम ही होगा तीनों का।
समझ रहे हो, वैसा होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने देख लिया क्या कि 3 पैरल सेंटर है, तीनों का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन सेम है। और एक स्टीरियोकेमिस्ट्री में एक और पॉइंट है कि ये जो 6 अमीनो पेनिसिलैनिक एसिड बना रहे हैं, ये 2 अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं। कौन कौन से? L16 और डी वैलिन। कौन कौन से? L16, ये लर्न करने वाला पॉइंट है कि 2 अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं। कौन कौन से? L16 एंड डी वैलिन। ओके, फिर हमारे पास आ जाता है सार। इसका हमने देख लिया बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को, हमने देख लिया उसका स्ट्रक्चर, हमने देख लिया कि उसका क्या क्लासिफिकेशन है, फिर उसके बाद उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखी, 3 पॉइंट। ठीक है, एक एक बार तुम्हें रीड करना पड़ेगा। देखो, एक बार में मैं जितना कोशिश कर रही हूँ, जितना हो सके याद करा दे रही हूँ, लेकिन अभी सब समझ में आ रहा है, उसके बाद भूल जाओगे। समझ रहे हो? तो ये नहीं करना है। उसके बाद एक बार प्लीज, एक बार रीड कर लेना बैठ के। ठीक है, हाँ। तो अब हम देखेंगे सार। सार क्या होता है कि इसके स्ट्रक्चर में हम कुछ भी चेंज करेंगे तो इसकी एक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। इसके स्ट्रक्चर में अब सोचो कि कोई इंसान है, उसका हाथ निकाल लोगे तो उसके स्ट्रक्चर पे क्या असर, उसकी एक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा। वही बात आ जाती है कि उसकी एक्टिविटी पर, या फिर एक हाथ और लगा दिया तब क्या होगा, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। वही करना है हमें कि स्ट्रक्चर में हम चेंजेस करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि क्या चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है एक्टिविटी या कम हो रहा है, या कोई चीज कितना इंपॉर्टेंट है, कितना क्रूशियल है। ठीक है, तो देखो, पेनिसिलिन मॉलिक्यूल कंटेन एक हाईली स्ट्रेन्ड 4 मेंबर्ड बीटा लैक्टम रिंग। बताया है, एक हाईली स्ट्रेन्ड 4 मेंबर्ड बीटा लैक्टम रिंग है तुम्हारे पेनिसिलिन में, फ्यूज विद 5 मेंबर्ड थायाजोलिडीन रिंग। इस रिंग का नाम बताया था, थायाजोलिडीन। ये तुम्हारी बीटा लैक्टम रिंग है और ये थायाजोलिडीन रिंग है। तो किससे बन रहा है तुम्हारा पेनिसिलिन? एक बीटा लैक्टम 4 मेंबर्ड, कितनी मेंबर? एक स्क्वायर याद करना, 4 मेंबर्ड बीटा लैक्टम, और एक पेंटागन याद करना, 5 मेंबर्ड थायाजोलिडीन रिंग। थाया क्यों? क्योंकि यहाँ पे सल्फर है, देख रहे हो, इसलिए थायाजोलिडीन रिंग। Beta lactam ring is unstable and responsible for antibiotic potency, but the side chain determine the antibacterial spectrum and pharmacological properties। क्या बोल रहा है कि अनस्टेबल होती है जो बीटा लैक्टम रिंग होती है, और एंटीबायोटिक के पोटेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कैसे रिस्पॉन्सिबल होगी? उसके साइड चेन में मैंने पहले ही बताया कि यहाँ जो भी लगेगा, उसके साइड चेन में जो भी लगेगा, यही डिटरमाइन कर रहा है कि उसका कैसा प्रॉपर्टी होगा, वो कैसा काम। अब मुझे यहाँ बहुत बल्कि ग्रुप लगा दो, समझ रहे हो तुम? अब ये एंटीबायोटिक कैसी हो जाएगी? बहुत बल्कि हो जाएगी। अब तुम्हारे वो ग्राम नेगेटिव में तो एंटर ही नहीं कर पाएगी, समझ रहे हो? तो तुम जैसा ग्रुप यहाँ लगाओगे वो ही डिटरमाइन करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये होगा। मोटा मोटी क्या पॉइंट हो गया? अभी कुछ चौथा सार जैसा पॉइंट नहीं हुआ, बस ये हुआ कि 2 किन चीजों से बन रहा है। एक 4 मेंबर बीटा लैक्टम रिंग और 5 मेंबर थायाजोलिडीन रिंग को मिलाया और क्या किया, और हाईली अनस्टेबल होता है और उसकी साइड चेन ही डिटरमाइन करती है उसकी पोटेंसी को। ठीक है, तो मैं बताइए कि 2 चीजों से मिलके बनेगा। 5 मेंबर तुम्हारा थायाजोलिडीन रिंग है और 4 मेंबर तुम्हारा बीटा लैक्टम रिंग है, उसको मिलाया, हाईली अनस्टेबल है। क्या हाईली अनस्टेबल है? ये आर जो है वो उसका डिटरमाइन करेगा कि उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी पोटेंसी कैसी होगी। अब आता है पहला पोजीशन। सार पे तुम क्या करते हो? पहले एक एक पोजीशन पे देखते हो कि इस पे चेंज करेंगे तो क्या होगा, उस पे चेंज करेंगे तो क्या होगा। देखो नंबरिंग कहां से हुई है? सल्फर से हुई है। कौन सा सिस्टम? केमिकल एक्सट्रैक्ट सिस्टम। यूएसपी में कहां से नंबरिंग होगी? नाइट्रोजन से नंबरिंग होगी। सब दिमाग में लेके चलो, सब देखते रहो। ठीक है, तो पहला नंबर, पहला पोजीशन क्या है? सल्फर। सल्फर क्या है? एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है। ओके, जब सल्फर एटम थायाजोलिडीन रिंग का ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें? सल्फोक्साइड या फिर सल्फोन में, तो वो एसिड स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, लेकिन क्या घटाएगा? उसकी एक्टिविटी को घटा देगा। मतलब क्या कह रहा है
कि एक्टिविटी के लिए वो एसेंशियल है, जरूरी है, मतलब तुम सल्फर हटाओगे नहीं। लेकिन अगर तुम सल्फर को ऑक्सीडाइज करा देते हो किसमें, सल्फोक्साइड या सल्फोन में, किसमें, सल्फोक्साइड, तुम सल्फर हटा नहीं सकते हो क्योंकि वो एसेंशियल है। सल्फर है, एक एक करके तुम बताओगे कि एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है, जरूरी है या नहीं है, या फिर तुम उसको ऑक्सीडाइज करा देते हो सल्फोन या सल्फोन या सल्फोक्साइड में, तो उसकी एसिड स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। मतलब तुम्हारा जो नया एंटीबायोटिक बना जिसको तुमने ऑक्सीडाइज करा दिया है उसकी एसिड स्टेबिलिटी तो ज्यादा रहेगी, वो एसिड में जल्दी डिग्रेड नहीं होगा, लेकिन उसकी पोटेंसी कम हो जाएगी, उसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, वो उतना काम नहीं करेगा। दूसरा पोजीशन क्या है, उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं है। दूसरा पोजीशन क्या था, जहां 2 मिथाइल ग्रुप लगे थे, दिखाती हूँ, ये दूसरा पोजीशन, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं है, नो सब्स्टिट्यूशन अलाउ, मतलब ये जरूरी है, समझ रहे हो, ये जरूरी है, तुम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये भी एसेंशियल है, ठीक है। और इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन भी अलाउ नहीं है कि यहाँ कर दो तो ये कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, नहीं, वहां पे करा ऑक्सीडेशन तो क्या हुआ, एसिड स्टेबिलिटी बढ़ गई लेकिन एक्टिविटी कम हो गई, इसको तुम चेंज ही नहीं कर सकते। दिस इज एसेंशियल एंड नो सब्स्टिट्यूशन अलाउड। ऐसे कर करके सिंपल लर्न करना है कि हाँ सब्स्टिट्यूशन हम नहीं कर सकते। पहले का देख लिया, दूसरे का देख लिया, तीसरा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है थायोजोलिडीन का, वो एक्टिविटी के लिए जरूरी है। अगर बदलता है अल्कोहल एस्टर में तो ये एक्टिविटी को कम कर देगा। जैसे वहां पे देखा था ना सल्फर ऑक्सीडाइज होता है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो है दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ना। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं अल्कोहल में या फिर एस्टर में तो क्या होगा, हमारा क्या होगा, एक्टिविटी कम हो जाएगा, ठीक है, एक्टिविटी क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन, नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। सिंपल सा लिखा है, फोर्थ पोजीशन तुम्हारा नाइट्रोजन है, ये इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी के लिए, सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि नाइट्रोजन सॉरी इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पोजीशन, अगर कोई सब्स्टिट्यूशन करते हैं इस पोजीशन पे तो ये भी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। फिफ्थ पोजीशन, अगर यहाँ तुम कोई सब्स्टिट्यूशन करो, समझ रहे हो, तो भी वो तुम्हारी एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इतनी स्ट्रेन्ड रिंग है ना यार कि यहाँ पे तुम क्या ही सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। मेन हम यही वाला देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन करोगे तो एक्टिविटी तुम्हारी कम हो जाएगी, यहाँ पे भी कोई सब्स्टिट्यूशन करना नहीं है, अलाउ नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा छठवां पोजीशन, सब्स्टिट्यूशन अलाउ है साइड चेन पे, पहले ही बताया कि सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे तो करेंगे ही छठवें पोजीशन पे। अब तुम यहाँ पे कैसे ग्रुप लगाओगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर लगाया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और कंपाउंड की एसिड स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बल्कि ग्रुप की भी मैंने बात की थी कि बल्कि ग्रुप अगर लगाओगे तो वो कंपाउंड को ज्यादा रेजिस्टेंस बनाएगा बीटा लैक्टमेज से। मतलब यहाँ पे तुम क्या क्या लगा सकते हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, या फिर तुम बल्कि ग्रुप लगा सकते हो। यहाँ पे 2 चीजें आप लगा सकते हो, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड बल्कि ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तुम्हारा नाभि में क्या, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पता है ना, EWG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा तो वहां पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कम हो जाएगी। उससे क्या होगा, कंपाउंड की एसिड स्टेबिलिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। एसिड स्टेबिलिटी और कहाँ बढ़ रही थी, याद है, कहीं तो बढ़ रही थी एसिड स्टेबिलिटी, याद आया, पहला वाला याद है क्या, जब सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा था सल्फोन या सल्फोक्सामाइड में तो क्या हो रहा था, एसिड स्टेबिलिटी बढ़ रही थी और एक्टिविटी कम हो जा रही थी। तो यहाँ पे भी तुम्हारा क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और एसिड स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और दूसरा क्या है, अगर बल्कि ग्रुप लगाते हो, क्या लगाते हो, बल्कि ग्रुप लगाते हो अगर, तो तुम्हारा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, और ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा बीटा लैक्टमेज एंजाइम से। बीटा लैक्टमेज के बारे में बताया,
कि वो आता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को डिग्रेड करने, ठीक है, इसीलिए हम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर साथ में दे रहे थे। तो ये खुद ही क्या करेगा ना, और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, वो आएगा उसको डिग्रेड करने, तो ये और ज्यादा रेजिस्टेंट रहेगा, तो जल्दी डिग्रेड, जल्दी उसके सामने हार नहीं मानेगा। वो आया उसको डिग्रेड करने, ये कहेगा कि मेरे पास तो अभी रेजिस्टेंस है, क्योंकि मेरे में क्या लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप लगा हुआ है। और सोचो कि साथ में तुमने बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर भी दे दिया, तुम्हारी एंटीबायोटिक कितनी तगड़ी होगी, समझ रहे हो, बल्कि ग्रुप लगाया तुमने और बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर भी साथ में दे दिया, ठीक है, ऐसा है। तो बल्कि ग्रुप से क्या होगा, तुम्हारा रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा बीटा लैक्टमेज एंजाइम से, कि तुम मुझे इतना जल्दी डिग्रेड नहीं कर सकते। लास्ट है हमारा 7th पोजीशन, जो कार्बोनिल है वो बीटा लैक्टम रिंग के लिए एसेंशियल है। देखो 7th पोजीशन, ये जो तुम्हारा डबल बॉन्ड हो है, अब बीटा लैक्टम रिंग है, बताया ही कि लैक्टोन में भी था डबल बॉन्ड हो, तो लैक्टम में भी है, तो वो बीटा लैक्टम रिंग के लिए ही बहुत जरूरी है डबल बॉन्ड हो, तो उसके साथ तुम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, तो वो क्या है, इसेंशियल है, ठीक है। आज हम यही तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में, ओके। अब आई विल होप कि इतना चीजें मैंने कवर करा दी हैं, तुम आज बैठ के इन सारी चीजों को एक बार गो थ्रू कर लो। क्या क्या बताया, सबसे पहले मैंने बताया एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक में क्या डिफरेंस है, किसने डिस्कवर किया, किसने नेम दिया ना, टर्म किसने कॉइन किया, सब बताया। फिर बताया मैंने तुम्हें पेन एंड सल्फम भी बता दिया, मैंने तुम्हें ये भी बता दिया, उसका क्लासिफिकेशन भी बता दिया ना, फिर बीटा लैक्टम की रिंग भी समझा दी, तुम्हें याद भी करा दिया। अब एक तुम्हें क्लासिफिकेशन जो है फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन, वो तुम्हें एक बार लर्न करना पड़ेगा, बैठ के लर्न कर लेना, ठीक है। समझ में आया, मजा आया, और नोट्स तुम्हें प्रोवाइड करा दिया जाएंगे, ओके, बाय, थैंक यू।